नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत की चिंताएं अब और बढ़ जानी चाहिए। मोदी सरकार को अब और ज़्यादा सावधान सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश अब एक नई दिशा अख्तियार कर रहा है, एक खतरनाक दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। संकेत मिल रहे हैं कि वहाँ इस्लामी कट्टरपंथी ताकतें अब धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बना रही हैं, और जो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है वो उसके सामने, उन शक्तियों के सामने घुटने टेकते हुई नजर आ रही है, समर्पण करती हुई नजर आ रही है। बल्कि कई मामलों में तो ऐसा लगता है जैसे मोहम्मद यूनुस उनकी मदद कर रहे हैं। अब देखिए कि जो ताज़ा खबर आई है, जिसके मुताबिक मोहम्मद यूनुस सरकार ने एक फैसला लिया था कि स्कूलों में संगीत, नृत्य और शारीरिक शिक्षा के लिए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उस फैसले को उसने वापस ले लिया है, क्योंकि जो इस्लामी कट्टरपंथी ताकतें हैं, रूढ़िवादी ताकतें हैं, उन्होंने इसे इस्लाम विरोधी कदम बताया था। अब ये कट्टरपंथी इस्लाम में ही है, जहाँ पर संगीत, गीत, नृत्य, इन सब को निषेध किया गया है, इनको वर्जित बताया गया है। इनके लिए मानते हैं वो जो कट्टरपंथी हैं उसकी गुंजाइश ही नहीं है। जबकि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। संगीत के मामले में, गीत नृत्य के मामले में, मतलब पूरी जो बांग्ला संस्कृति है, चाहे वो बांग्लादेश की हो चाहे बंगाल की हो, वो मिली जुली संस्कृति इस तरह की रही है जिसमें तमाम तरह की कलाओं को फलने फूलने का मौका मिलता रहा है। लेकिन अब जो इस्लामी ताकतें हैं वो एक ख़ास तरह का दबाव बना रही हैं कट्टरपंथी इस्लाम के नज़रिए से, और मोहम्मद यूनुस की सरकार उसके सामने समर्पण करती जा रही है। ये बहुत ख़तरनाक संकेत है। दरअसल संकेत तो और भी बहुत सारे आ रहे हैं, जिनके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें बताती है कि जिसके आधार पर बांग्लादेश अपनी पहचान निर्धारित करता था कि वो जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जिससे वो अलग हुआ है, उससे बिल्कुल अलग किस्म की उसकी पहचान है। उसकी अपनी अलग संस्कृति है, अपनी भाषा है, और अपनी जो दूसरी विरासत हैं वो है। और उसी की वजह से एक आज़ादी का आंदोलन चला था और बांग्लादेश बना था। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जो देश 1971 में पैदा हुआ था, एक धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश 1971 में पैदा हुआ था, लेकिन अब वो 1947 की तरफ जा रहा है। 1947 में आप हम सब जानते हैं कि भारत का विभाजन हुआ था और एक पाकिस्तान बना था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों की एक सरकार होती थी, और उसमें जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो हावी रहती थीं। और 1971 में उससे मुक्ति पाई गई थी और स्वतंत्र बांग्लादेश बना था। और ये उम्मीद की जा रही थी कि अब ये, चूँकि बांग्ला संस्कृति धर्मनिरपेक्षता पर बनी है, साझा संस्कृति पे बनी है, इसलिए बांग्लादेश उस पर खड़ा होगा। खड़ा भी हुआ। शेख हसीना के दौरान काफ़ी कुछ वो सेकुलर था। कट्टरपंथी ताकतों को अच्छे से उन्होंने चेक करके रखा, उनको उभरने नहीं दिया। और जो भी इस तरह की ताकतों का ने एक नकारात्मक भूमिका बांग्लादेश के आंदोलन के समय निभाई थी, बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध करते हुए जमाते इस्लामी वगैरह, उनको भी चेक किया। बहुत सारे ऐसे नेताओं को फांसी पर भी लटकाया गया। तो एक जो सकारात्मक दिशा कम से कम धर्मनिरपेक्षता और साझी संस्कृति की दिशा में चल रही थी, वो अब ऐसा लगता है कि उल्टी दिशा में चलने लगी है। और मोहम्मद यूनुस जो अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं वो बहुत कमज़ोर साबित हो रहे हैं। वो ऐसी ताकतों से लड़ने में नाकाम हो रहे हैं, बल्कि उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं। बल्कि उन पर तो आरोप ये लग रहा है कि उन्होंने जो इस्लामी कट्टरपंथी समूह हैं उनके सदस्यों को रिहा किया है जेलों से, और वो अब बहुत एक्टिव हो गए हैं। और यही नहीं, यहाँ तक कहा जा रहा है कि यूनुस
काउंटर टेररिज्म के मामले में नरम पड़ गए हैं। यानी जो अतिवादी आतंकवादी फोर्सेस हैं इस्लामिस्ट की, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकिचा रहे हैं, बल्कि कर ही नहीं रहे हैं। और अभी इस दौरान पिछले 1 साल में अगस्त में वहाँ पर तख्ता पलट हुआ था, 1 साल से कुछ महीने ज़्यादा हुए हैं। इस दौरान वहाँ पर एक तरह की कानूनी अराजकता बढ़ी है, अपराध दर एकदम से बढ़ गई है, हर दिन तकरीबन 11 हत्याएं हो रही हैं। अर्थव्यवस्था में जो उपलब्धियां हासिल की थी बांग्लादेश ने शेख हसीना के लीडरशिप में, वो नीचे जा रही है और इस तरह से एक खतरनाक स्थिति बन रही है। बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश अब 70 से 80% कट्टरपंथियों की गिरफ्त में चला गया है और लगातार जाता जा रहा है। 2026 में जो चुनाव हुए हैं, अगर उसमें जमाते इस्लामी और हिफाजत इस्लाम जैसी ताकतें अगर मजबूत होती हैं, तो ये बहुत मुमकिन है कि वहाँ शरिया का शासन लागू कर दिया जाए। ये एक आशंका खड़ी हो रही है। इस तरह की जो सक्रियता बढ़ रही है उसकी वजह से, और हम ये भी इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर हमले भी बढ़े हैं, ख़ासतौर पर हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। हिंदुओं को सुरक्षा देने में वहाँ की सरकार नाकाम रही है। भले ही यूनुस कुछ भी कहते रहें, लेकिन उनकी स्थिति अब बहुत कमज़ोर हो गई है और ऐसा माना जाता है कि सेना के अंदर भी जो इस्लामी मिलिशिया है, उस तरह के संगठन आकार ले रहे हैं और वो कभी भी खतरनाक रूप धारण कर सकते हैं। इस वजह से ये स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। तो जो छात्र आंदोलन पिछले साल खड़ा हुआ था, वो माना गया था कि वो एक तरह से सेकुलर था, लेकिन अब इस्लामिस्ट फोर्सेस भी इतनी ताकतवर हो गई हैं कि वो आंदोलन जो सेकुलर था वो भी अब पीछे हट रहा है, कमज़ोर हो रहा है और ये बहुत बुरी स्थिति है। तो बांग्लादेश फिसल रहा है, धर्मनिरपेक्षता के रास्ते से फिसल रहा है, अराजकता फैल रही है, हिंसा फैल रही है, आर्थिक स्तर पर नीचे गिर रहा है। ऐसी सूरत में वो एक फेल्ड स्टेट भी बन सकता है, आतंकवादियों के लिए एक बड़ी पनाहगाह बन सकता है, चाहे वो पाकिस्तान के आतंकवादी हों, मध्य पूर्व के आतंकवादी हैं, उन्हें पनाह मिल सकती है। और ये आतंकवादी अगर बांग्लादेश में पनाह लेने लगे तो जाहिर है कि भारत के लिए भी कई तरह से ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव हो सकते हैं, वहाँ पर दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं, या जो पाकिस्तान है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके दूसरे तरह से भारत की सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर सकते हैं। तो ये खतरनाक स्थिति है। ऐसी सूरत में अब भारत और मोदी सरकार को सोचना पड़ेगा कि वो बांग्लादेश के साथ किस तरह से निपटे। ये एक तरीका हो सकता है कि यूनुस को मजबूत किया जाए, उनको अपने पक्ष में लिया जाए, सेना के साथ संबंध बढ़ाए जाएं, संपर्क बनाए जाएं और इस्लामिस्ट फोर्सेस को चेक करने के लिए कुछ ऐसी ऑपरेशन चलाए जाएं ताकि ये खतरा पड़ोस में इस तरह से खड़ा ना हो। ये बहुत 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 संवेदनशील मसला है बांग्लादेश का, क्योंकि हम जान रहे हैं कि भारत चारों तरफ से घिरता जा रहा है। पाकिस्तान बिल्कुल इस्लामिस्ट स्टेट है, अफ़गानिस्तान इस्लामिस्ट स्टेट है, फिर बांग्लादेश में भी वही स्थिति है, बन रही है, कब वो हो जाएगा पता नहीं है। और बाकी जो नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार वगैरह, वहाँ चीन की उपस्थिति बहुत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चारों तरफ से भारत के लिए जो चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं, उनके से निपटने के लिए मोदी सरकार ने अभी तक अपने आप को साबित नहीं किया है, बल्कि अपनी अक्षमता ही जाहिर की है। जिस तरह से हसीना वाजिद को वहाँ से भागकर आना पड़ा बांग्लादेश से, और उसे कुछ पता ही नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है, ये हमारी सरकार की कमज़ोरी है। और उसको ढकने के लिए उसने अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया, हिंदुओं का मुद्दा उठाया और ध्यान बटाने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई, क्योंकि अंधभक्तों को तो हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ दिखता नहीं है। सारी बहस को उन्होंने उस जगह लाकर छोड़ दिया, जबकि
जो भारत के व्यापक इंटरेस्ट हैं, ज़रूरी जिसको बचाने के लिए कोशिश की जानी चाहिए, उसमें सरकार फेल रही। एक बार फिर ना फेल हो जाए, और ये फेलियर और भी बड़ा होगा, क्योंकि इससे भारत के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। तो उम्मीद कीजिए कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी, मोदी जी समझ पाएंगे इस खतरे को, और समय रहते ठोस कदम उठाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।